हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे रिलेटेड जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में जो है पटवारी भर्ती जल्दी ही की जा सकती है और राज्य चयन आयोग जो है इसके लिए जल्दी ही जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें कि हम जो प्रीवियस ईयर में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल सके कि किस तरह का जो है एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हुआ है और आने वाला जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि किस सेगमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो है वो हमें एक थोड़ा सा एग्ज़ाम का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि इन 4 रिवर्स में से जो है हिमाचल प्रदेश से जो है कौन सी रिवर फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है रिवर रावी, सेकेंड ऑप्शन इज झेलम, थर्ड ऑप्शन इज ब्यास एंड फोर्थ ऑप्शन इज चंद्रभागा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम जो है इसमें जितने भी जैसे कि 4 ऑप्शंस दिए हैं तो इन सबको जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं रिवर रावी को। जो रिवर रावी है जो इसका ओरिजिन होता है बड़ा भंगाल कांगड़ा में। ठीक है ना, तो भांदल और तंतगिरी नामक जो है 2 ग्लेशियर्स होते हैं, उनकी जो 2 स्ट्रीम्स वहाँ से निकलती है, उसके ज्वाइन होने से जो है जब ये दोनों भांदल और तंतगिरी जो स्ट्रीम आपस में ज्वाइन करती है तो उससे जो है रिवर रावी का जो है वो उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और इसका जो मेन फ्लो जो रहता है रिवर रावी का ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है। अप्रॉक्सीमेट जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में 130 किलोमीटर जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। जो हमारा चंबा जो सिटी है वो रावी नदी के किनारे ही जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो चंबा में फ्लो करने के बाद जो है रिवर रावी जो है खैरी नामक स्थान से जो है ये पठानकोट पंजाब में एंटर कर जाती है। फ्रेंड, जो ये खैरी नामक जो स्थान है ये जो है वो बॉर्डर पर पड़ता है पंजाब के और जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो कई बुक्स में जो है इसको आपको पंजाब भी बताया गया और कई बुक्स में जो आपको दिया गया है कि खैरी से जो है एंटर करके ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। तो ये एक बॉर्डर पर जो है ये जगह पड़ती है। ठीक है, तो इसको लेकिन ये जो है पठानकोट पंजाब में जो है एंटर करती है। उसके बाद जो है ये पठानकोट से जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और वहाँ पे जो है चिनाब नदी के साथ ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम रिवर रावी की बात करें तो इसकी जो मेन 2 ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें हमारे भांदल और तंतगिरी जो है वो मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है चंबा में काफ़ी सारे जो खड्ड हैं वो भी इसके जो है वो ट्रिब्यूटरीज का जो है वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन अभी जो है आप जो है भांदल और तंतगिरी जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज को याद रखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर हम रिवर रावी का जो मेन फ्लो देखें तो हिमाचल प्रदेश में ये जो है 158 किलोमीटर जो है ये फ्लो करती है। इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषनी है और जो इसका संस्कृत नाम है वो इरावती है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया गया है वो है रिवर झेलम। तो रिवर झेलम का जो ओरिजिन होता है वो वेरीनाग स्प्रिंग जो कि कश्मीर वैली में है, वहाँ से जो है इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, वहाँ से ये फ्लो करती हुई जो है वो फुट हिल जो है पीर पंजाल का, वहाँ पे ये वेरीनाग जो स्प्रिंग लोकेटेड है वहाँ से ये फ्लो करती हुई साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है कश्मीर वैली का, वहाँ से फ्लो करते हुए जो है ये श्रीनगर और वुल्लर लेक से जो है वो पाकिस्तान में एक डीप नैरो जॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, जो हमारा जो श्रीनगर है, श्रीनगर जो हमारा शहर है, सिटी है, वो जो है वो इसी ही झेलम नदी के किनारे जो है लोकेटेड है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद जो है ये झांग में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनदर जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है वो है रिवर व्यास। तो रिवर व्यास की अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है रोहतांग पास से। ठीक है, रोहतांग पास को जो है हम भृगुतुंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो इसका फ्लो रहता है रिवर व्यास का ये पास थ्रू होती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, मंडी से और कांगड़ा से। ठीक है, फाइनली जो है ये सतलुज नदी से मिल जाती है हरी का पत्तन पंजाब में। ठीक है, और इसका अगर हम वैदिक नाम देखें तो इसका वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया है और इसका जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जो ये रिवर व्यास है ये हमारे कुल्लू और जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की ये मेन रिवर है। काफ़ी सारे जो खड्ड हैं और छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है वो इसमें जो है आकर मिलती हैं। ठीक है ना,
अनदर जो हमारे पास ऑप्शन था वो दिया गया था रिवर चंद्रभागा। तो फ्रेंड चंद्रभागा जो है ये चिनाब नदी जो है इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चंद्रा और भागा जो है दो अलग अलग स्ट्रीम है जो कि तांडी नामक स्थान पर जो है आपस में मिलती है और वहाँ से चिनाब नदी का जो है उद्गम होता है, ठीक है। चंद्रा रिवर का जो ओरिजिनेट होता है वो चंद्रताल झील से होता है और भागा रिवर का जो ओरिजिन होता है वो सूरजताल झील से होता है लाहौल वैली में, ठीक है ना। चंद्रा और जो भागा है वो अपोजिट साइड्स ऑफ बारालाचा से जो है वो से निकल कर जो है वो तांडी नामक स्थान पे जो मिलती है और वहाँ पे चिनाब नदी का जो है वो उद्गम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एंटर करती है पांगी में भुजिंद के पास, ठीक है। और उसके बाद ये चंबा को छोड़ संसारी नाला से जो है छोड़कर जो है ये पोडर वैली कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अगर हम वैदिक नाम देखें तो इसको जो है वो अस्किनी के नाम से जाना जाता है और संस्कृत नाम जो है इसका चंद्रभागा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने 4 के 4 ऑप्शन जो है इसमें डिस्कस कर लिए। तो अब आप इसमें इजीली मार्क कर सकते हैं कि कौन सी रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से फ्लो नहीं करती है। रिवर रावी भी हिमाचल पर में फ्लो करती है, व्यास भी और चंद्रभागा भी। तो एक रिवर झेलम है ऑप्शन बी जो कि हिमाचल प्रदेश में फ्लो नहीं करती है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि इसमें जो है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी है। तो ऑप्शन 1 इज ऑप्शन इज अटल बिहारी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जवाहरलाल नेहरू एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड ऑप्शन डी इज इंदिरा गांधी एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम इन स्कीम को समझेंगे। सबसे पहले अटल बिहारी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो करंटली जो है हमारे जो है अटल बिहारी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के नाम से जो है फिलहाल कोई भी जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं चल रही है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम जो है 2001 में एक जो है अटल बिहारी जो है वो अटल बिहारी गवर्नमेंट जी जो थी उन्होंने जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को जो है लॉन्च किया था, ठीक है। जिसको कि बाद में मर्ज कर दिया गया था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के साथ और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के साथ, ठीक है। टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और फूड टू द रूरल पुअर्स को जो है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और फूड जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए उसके साथ जो इसको मर्ज कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसे हम देख लेते हैं कि तो इससे हमें पता लगता है कि प्रेजेंटली अटल बिहारी रूरल एम्प्लॉयमेंट नामक कोई भी स्कीम जो है हमारे पास इस वक्त नहीं है, ठीक है। अनदर ऑप्शन इज़ जवाहरलाल नेहरू एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ऐसी भी हमारे पास फ़िलहाल कोई भी स्कीम नहीं है, लेकिन ऐसा था कि पास्ट में जो है जवाहरलाल नेहरू जी को ऑनर करने के लिए जो है वो काफ़ी सारी जो है स्कीम्स जो है वो चलाई जाती थी उनके नाम पर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास जवाहर रोज़गार योजना, ठीक है, जिसको कि बाद में एब्जॉर्ब कर दिया गया था अदर प्रोग्राम्स में, ठीक है ना। और जो जितनी भी ये जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जो भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो चलाई जाती थी इनका मेन जो मोटिव रहता था वो रहता था जो है वो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना रूरल और अर्बन एरियाज़ में और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट करना और सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसके बाद आ जाती है इंदिरा गांधी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के नाम से जानी जाती थी और ये जो है मेनली राजस्थान में जो है वो चलाई जाती थी, जिसमें कि 100 डेज़ की जो है ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो अर्बन एरियाज़ में एलिजिबल जो वहाँ के रेजिडेंट होते थे उनको जो है ये दी जाती थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये करंटली जो है ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये 2012 का जो पटवारी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो उस टाइम जो है वो ये जो स्कीम थी ये न्यूज़ में चली हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है अदर जो भी वहाँ पे स्कीम चल रही थी राजस्थान में उनके साथ जो है स्कीम को मर्ज कर दिया गया था और उनको मर्ज कर दिया गया था या उसको रीनेम कर दिया गया था मुख्यमंत्री अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो है ये 2012 में ये न्यूज़ जो है ये जो स्कीम है ये न्यूज़ में थी, ठीक है, इसलिए इसको जो है यहाँ पे ऑप्शन में डाला गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी इसको 2006 में लॉन्च किया गया था और ये जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इंडिया की, ठीक है। तो इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है एट लीस्ट 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, वो जिसके कि अडल्ट मेंबर जो होंगे वॉलंटरली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है इसमें करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन एम रहता है वो रहता है
है लाइवलीहुड को एनहांस करना, ठीक है ना, रूरल एरियाज़ में क्रिएट करना ड्यूरेबल एसेट्स लाइक अगर कोई रोड छोटा मोटा टूट गया है उसको जो है ये रिपेयर कर देते हैं, कैनाल्स कोई नहरें वगैरह हैं, पॉन्ड्स हैं, उनको ये रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो जो है वहाँ पर जो है इस तरह के गाँव में काम करवाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्कीम थी जो है इसको बनाया गया था लीगली, जो है स्कीम को जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत जो है इसको लाया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है जो हमारी जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो इंडिया की है वो है मनरेगा भी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दैट इज मनरेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अनदर क्वेश्चन इज वेयर इज सुखना लेक लोकेटेड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुखना लेक जो है कहाँ पर लोकेटेड है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यू दिल्ली, उदयपुर, भोपाल और चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स अब हम जो है चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। मेन लेक जो है इन सिटीज़ की, इनको हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली। तो फ्रेंड्स वैसे तो दिल्ली में काफ़ी सारी लेक्स हैं, लेकिन हम जो मेन लेक्स हैं जो ज़्यादा जो है जानी जाती हैं हम उनको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली में 2 फेमस लेक है, एक है संजय लेक जो कि त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली में है, और ये लार्ज जो है आर्टिफिशियल लेक है दिल्ली की, ठीक है। उसके बाद आता है हौस खास लेक जो कि हौस खास जो फोर्ट है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर जो है ये लोकेटेड है, और ये जो है एक नेचुरल लेक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिल्ली में जो है 2 ही मेन लेक है, एक संजय लेक है और एक है हौस खास लेक, ठीक है। नाउ अनदर ऑप्शन इज लेक्स इन उदयपुर। तो फ्रेंड्स उदयपुर में काफ़ी सारी लेक्स है, ठीक है। सब लेक्स को जो है आपको याद करना भी मुश्किल है, और यहाँ पे मुझे उन सबको डिटेल में बताना भी जो है थोड़ा सा टफ रहेगा, इसलिए जो मैंने कुछ खास जो मेन जो अट्रैक्शन गेन करती हैं लेक्स उनके नाम यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो लेक जो पिचोला, ठीक है, आर्टिफिशियल जो लेक है यहाँ पे। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास फतेह सागर लेक, ठीक है, ये आर्टिफिशियल लेक है। उदय सागर लेक, ठीक है, ये एक नेचुरल लेक है। उसके बाद जयसमंद लेक जिसको ढेबर लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये आर्टिफिशियल लेक है, और ये एशिया की भी जो है सेकंड जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जयसमंद लेक और ढेबर लेक, ठीक है। उसके बाद बड़ी लेक जो है, बड़ी लेक, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है ना। तो ये उदयपुर की कुछ फेमस लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्स इन भोपाल। तो फ्रेंड्स भोपाल में भी जो एक लेक हैं, कुछ मेन लेक है, 2-3 जो लेक है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें एक आ जाता है भोजताल लेक और अपर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये भोपाल की, ठीक है। और ये लोकेटेड है वेस्टर्न साइड ऑफ भोपाल, और ये एक सैनिक व्यू और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है ये प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लोअर लेक में आ जाता है छोटा तालाब, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है अपर लेक के साथ ही जो सिचुएटेड है, और ये जो है कि ट्विन लेक सिस्टम जो है वहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ है वो करना है रिक्रिएशनल और एस्थेटिक पर्पज़ के लिए जो इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये कनेक्टिविटी जो है लिंक्ड है ये हाइड्रोलॉजिकली और इकोलॉजिकली जो है ये अपर लेक के साथ जो है ये लिंक्ड है ये लोअर लेक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है लेक्स इन चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स चंडीगढ़ में जो है 3 मेन लेक हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास सुखना लेक, ठीक है, जो कि ऑफिशियली मेंटेन की जाती है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये एक मैन मेड रेजरवायर है जिसको कि 1958 में जो है वो क्रिएट किया गया था, ठीक है ना। ये मोस्ट प्रोमिनेंट लेक है चंडीगढ़ की, ठीक है ना। और ये एक वहाँ की जो है चंडीगढ़ की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है धानस लेक, जो कि लोकेटेड है धानस विलेज सेक्टर 38 में, ठीक है ना। और ये पार्ट है चंडीगढ़ इको टूरिज्म और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव के थ्रू जो है ये लेक डेवलप की गई है। नंबर 3 पे आ जाती है यहाँ पे चंडीगढ़ में न्यू लेक, जो कि सेक्टर 42 में है, ठीक है। रिलेटिवली जो है न्यूअर आर्टिफिशियल लेक है, इसको डेवलप किया गया है रिक्रिएशनल पर्पज से, जो कि सेक्टर 42 में जो है ये लोकेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पर है जो हमारा आंसर मिल जाता है कि सुखना लेक जो है कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सुखना लेक जो है वो चंडीगढ़ में लोकेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको दिल्ली की मेन लेक, उदयपुर, भोपाल और चंडीगढ़ की जो मेन लेक है उन सभी के बारे में डिटेल में इसमें बता दिया। नाउ फ्रेंड्स अनदर क्वेश्चन इज रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स 4 स्पोर्ट्स हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको बताना है कि रणजी ट्रॉफी जो है वो कौन से खेल से जो है वो एसोसिएटेड है। ऑप्शन 1 इज फुटबॉल, ऑप्शन बी इज क्रिकेट, ऑप्शन सी इज बास्केटबॉल एंड ऑप्शन डी इज हॉकी। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फुटबॉल में हमारे पास मेजर कौन कौन सी ट्रॉफीज़ आ जाती हैं। फ्रेंड्स वैसे तो फुटबॉल में और इन क्रिकेट में, इन सभी में बहुत सारी जो है वो ट्रॉफीज़ हैं जो कि खेली जाती है, लेकिन हम जो है मेजर मेजर जो है ट्रॉफीज़ हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, जो कि प्रीमियर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। फीफा जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल्स, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्यूरेंट कप, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ड्यूरेंट कप कहाँ खेला गया था, हिमाचल में ही खेला गया था, अनाडेल ग्राउंड में इन 1888 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है एफए कप, जो कि ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है, जो कि इंग्लैंड में जो है वो खेला जाता है, ठीक है ना, एफए कप। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी, ठीक है, एक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है इंडिया की। संतोष ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग भी जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी कौन से जो है खेल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिकेट में भी मोर देन 20-30 जो है वो ट्रॉफीज़ खेली जाती है, लेकिन हम यहाँ पे मेजर ट्रॉफीज़ की ही जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप, जो कि मेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रणजी ट्रॉफी, जो कि इंडिया का प्रीमियर जो है डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद एशेज आ जाता है, जो कि एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है, जो कि खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास ड्यूलिप ट्रॉफी आ जाती है, जो कि एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया का। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल जाता है रणजी ट्रॉफी, ठीक है, जो कि क्रिकेट से एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स ड्यूलिप ट्रॉफी जो कि है इंडिया का डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसके रिगार्डिंग भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, और कई एग्जाम में बना भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ मेजर ट्रॉफीज हम बास्केटबॉल के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया था। तो बास्केटबॉल में जो है फीबा बास्केट वर्ल्ड कप खेला जाता है, ठीक है ना, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है मेंस नेशनल बास्केटबॉल टीम का, ठीक है। उसके बाद विलियम जोन्स कप है, जो कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। फिर स्टेनले कप है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये भी जो है एक हॉकी में भी एक तरह का स्टेनले कप है, और इसको कई बार बास्केटबॉल के साथ भी जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। फेडरेशन कप है, जो कि डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन है, कुछ कंट्रीज़ में जो है फेडरेशन कप जो है वो बास्केटबॉल के रिगार्डिंग जो है ट्रॉफी खेली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी जो है आपसे कभी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नौ अब देख लेते हैं जो अनदर हमारे पास ऑप्शन था हॉकी। तो हॉकी में जो है मेन है आगा खां कप, जो कि हिस्टोरिक और प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है इंडियन हॉकी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगा खां कप, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी अगर हम देखें तो नेशनल लेवल हॉकी टूर्नामेंट है इंडिया का, ठीक है। स्टेनले कप, ठीक है, स्टेनले कप जो है हमने बास्केटबॉल में भी देखा और यहाँ पर भी देखा, ठीक है ना। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी है फॉर नेशनल हॉकी लीग की, इन नॉर्थ अमेरिका में जो है स्टेनले कप खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद बिग टॉन कप है, जो कि इंपॉर्टेंट हॉकी टूर्नामेंट है, जो कि प्राइमरली इंडिया में खेला जाता है। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बता रही हूँ टूर्नामेंट्स और ये ट्रॉफीज़ जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनेशंस में बनते हैं, ठीक है। तो मैंने मेजर जो है 3-3 4-4 जो है इसमें से आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको जो है मैंने इसमें डाला है। तो प्लीज़ अगर आप सबको लर्न नहीं कर सकते तो आप कम से कम इन 3-4 जो आपको ट्रॉफीज़ बताएगी इनको आप याद रख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स तो रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, तो हमें जो है हमारा आंसर यही मिल जाता है, रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। नाउ फ्रेंड्स अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 अवार्ड हमारे को यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं हमें, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया का। फर्स्ट ऑप्शन है पद्मश्री, सेकंड ऑप्शन है पद्म विभूषण, थर्ड ऑप्शन है खेल रत्न, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास भारत रत्न, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया, तो फ्रेंड्स भारत रत्न जो है इंडिया का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद आ जाता है पद्म विभूषण, फिर आ जाता है पद्म भूषण, और लास्ट में आता है हमारे पास पद्मश्री सिविलियन अवार्ड की अगर हम बात करें तो, ठीक है। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और जो कि पद्म अवार्ड है ये जो है ग्रुप है 3 डिस्टिंक्ट ऑनर्स का, जो कि डिस्टिंग्विश सर्विसेज में जो है वो दिए जाते हैं। ये ग्रुप है थ्री जो है अवार्ड्स का, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है वो आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
नाउ अब बात कर लेते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि अवार्ड किया जाता है एक्सेप्शनल सर्विसेज। अगर आप किसी भी फील्ड में अपना एक्सेप्शनल योगदान देते हैं तो उसमें जो है आपको भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया जाता है, ठीक है। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना, जो कि दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा आ जाता है पद्म विभूषण। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो ये थर्ड नंबर पे सिविलियन अवार्ड आ जाता है, जो कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री जो है हमारे पास फोर्थ जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट जो है अवार्ड कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ना हमेशा याद रखना है आपको कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ठीक है, यही इसका ऑर्डर रहेगा। नाउ अब बात कर लेते हैं हम खेल रत्न अवार्ड की, ठीक है। जो खेल रत्न अवार्ड है इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था जो और 1992 में, ठीक है। और इसको जो रीनेम कर दिया गया एज अ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2021 में जो है इसको रीनेम कर दिया गया था, ठीक है ना। इसको जो है मेजर ध्यानचंद जो कि लीजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर है उनके नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है, ठीक है। ये अवार्ड दिया जाता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जाता है इन एनी स्पोर्ट बाय एनी इंडिविजुअल ओवर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 सालों में अगर कोई इंडिविजुअल जो है कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है स्पोर्ट्स में तो जो है उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे जो है हमें इसका आंसर हमें मिल जाता है कि इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है वो कौन सा है, भारत रत्न। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स अनदर क्वेश्चन इज वेयर वर द 2012 ओलंपिक्स हेल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 2012 का जो एचपी पटवारी का एग्जाम हुआ था वहाँ से उठाया गया है, तो इसलिए ये 2012 का जो ओलंपिक के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन बना है। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई एग्जाम होता है उसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या किसी भी स्कीम से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो है 90% केसेज में उन्हीं से बनते हैं जो स्पोर्ट्स या गेम जो है न्यूज़ में चली है, कोई प्लेयर अगर कोई न्यूज़ में चला है, ठीक है ना, तो उस पर ही जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम 2012 में ओलंपिक गेम जो है आयोजित किए गए थे, तो उसके रिगार्डिंग जो है उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट है, ठीक है ना। इसको जो है समर और विंटर जो है दोनों में खेला जाता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स जो है पूरे दुनिया से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह का सिंबल है इंटरनेशनल यूनिटी का और स्पोर्ट्समैनशिप और एक्सीलेंस का इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो हर 4 साल में एक बार खेला जाता है और इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, ठीक है ना। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो इसको शुरू किया गया था ओलंपिया ग्रीस में जो अराउंड 776 BC में, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम में जो इसको रिवाइव किया गया था 1896 में, फर्स्ट टाइम खेला गया था एथेंस ग्रीस में, ठीक है ना। तो इसमें जो है ट्रेडिशनल जो है ओलंपिक टॉर्च जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जो है ओलंपिक टॉर्च जो है वो रिले की जाती है, ठीक है। इसमें जो है एक सिंबल होता है 5 रिंग्स का सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है 5 कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स समर ओलंपिक देख लेते हैं। वैसे तो यूएसए में समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों ही खेले गए हैं, लेकिन हम जो है मेनली यहाँ पे समर ओलंपिक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो समर ओलंपिक जो है यूएसए में खेले गए थे 1904 में सेंट लुइस मिसौरी में, ठीक है ना। और 1932 में लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया, ठीक है। 1984 में खेला गया था, उसके बाद फिर से लॉस एंजल्स में, और 1996 में जो है अटलांटा जॉर्जिया में खेला गया था। और उसके बाद जो 2028 का जो हमारा ओलंपिक है वो जो है प्रपोज किया गया है लॉस एंजल्स जो कि कैलिफोर्निया में खेला जाएगा 2028 में, ठीक है, यूएसए में। ना अब हम समर ओलंपिक जो यूके में खेले गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूके में जो है 1908 में लंदन में खेला गया था, फिर उसके बाद 1948 में खेला गया, और उसके बाद रिसेंटली जो है 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था वो भी जो है यूके में खेला गया था, यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स हमें यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है कि 2012 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था यूके लंदन में, ठीक है। उसके बाद हम कनाडा की बात कर लेते हैं कि कनाडा ने जो है कौन कौन से ओलंपिक जो है होस्ट किए हैं। बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक जो है कनाडा ने होस्ट किए हैं, जिसमें आ जाता है 1976 में समर ओलंपिक खेला गया था मॉन्ट्रियल में, ठीक है। 1988 में विंटर ओलंपिक खेला गया था कैलगेरी एल्बर्टा में, और उसके बाद जो है 2010 का जो विंटर ओलंपिक था वैंकूवर जो है ब्रिटिश कोलंबिया में वो कनाडा में खेला गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 ओलंपिक जो है वो कनाडा ने होस्ट किए हैं।
ना उसके बाद हम स्पेन की बात कर लेते हैं। तो स्पेन ने जो अभी तक जो है एक ओलंपिक गेम को जो है होस्ट किया है 1992 में, समर ओलंपिक, जो कि बार्सिलोना स्पेन में खेला गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है हमारे पास कि 2012 का जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था यूके में। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अनदर क्वेश्चन इज वेल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो फ्रेंड्स 4 कैटेगरीज दी गई है हमारे पास एनिमल्स की। आपको बताना है कि जो कि वेल है, ब्लू वेल भी जिसको बोलते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। ये मैमल है, ये इंसेक्ट है, ये रेप्टाइल है, या ये बर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इन चारों ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि मैमल्स में कौन कौन आते हैं। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके कि हेयर है या फर है, ठीक है, उसकी लाइफ स्टेज में कभी भी उसमें हेयर या फर आए हो, ठीक है, जो कि वो इंसुलेशन के लिए और सेंसरी फंक्शन के लिए यूज़ करता है, तो वो जो है मैमल, ये एक करेक्टर है मैमल्स का। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें कि फीमेल जो है अपने यंग वन जो होते हैं उनको जो नरिश करने के लिए वो फीमेल जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है, उनको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। तो ये भी मैमल्स का करेक्टर है। उसके बाद वार्म ब्लडेड मतलब एंडोथर्मिक, जो इसमें जो है जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। ठीक है। तो उसको वार्म ब्लडेड एंड एनिमल्स जो माने जाते हैं। ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स में, मतलब कि इसमें एफिशिएंट सर्कुलेशन होता है, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अलग अलग चैम्बर्स में फ्लो करता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी डायफ्रैगम होता है, जिसमें कि मसल ऐड करती है ब्रीदिंग में, एक्सपेंड करने में जो है लंग्स के। ठीक है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है मैमल्स का। उसके बाद जो है वर्टिब्रेट्स होते हैं मैमल्स में, मतलब कि उनके पास बैकबोन होती है और इंटरनल जो है वो स्केलेटल सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है ना। लाइव बर्थ देते हैं मैमल जो है, मोस्टली जो है अपने यंग वंस को जो है वो जन्म देते हैं। ठीक है। एग्स, लेकिन हमारे पास कुछ एग लेंगे एक्सेप्शंस भी हैं मैमल्स के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार जो है इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से मैमल जो है वो एग ले करते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे पास एग लेइंग जो मैमल्स है उनके एक्सेप्शन आ जाते हैं, मोनोट्रिम्स आ जाते हैं, लाइक प्लेटिपस आ जाते हैं, इक्डीना आ जाते हैं, जो कि ये एग्जाम्पल है एग लेइंग मैमल्स की। ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से मैमल्स हैं। ह्यूमन बींग जो है वो मैमल्स में आ जाते हैं, डॉग्स है ये भी मैमल्स में आ जाते हैं, वेल जो है, ठीक है, वेल्स ये भी एक मैमल है। ठीक है ना। और उसके बाद बैट्स जो हैं वो भी मैमल्स है, और एलिफेंट्स जो हैं ये कुछ मेन एग्जाम्पल हैं मैमल्स की, ये सारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स हम कुछ इंसेक्ट्स के करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है। मतलब कि इनकी बॉडी को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या डिवाइड होते हैं ये। हेड होता है इनके, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। ठीक है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड होती है और वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। जो इनके लेग्स होते हैं वो 6 जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है। जो कि थोरैक्स के साथ इनके जो है अटैच रहते हैं। 1 पेयर जो इनके पास एंटीना होता है, जो कि यूज़ किया जाता है सेंसिंग करने के लिए। ठीक है ना। इन्वायरमेंट से जो भी सेंसिंग है उसके लिए जो एंटीना का यूज़ किया जाता है। विंग्स होते हैं इसमें। ठीक है ना। जिसमें कि या तो 1 होते हैं या 2 पेयर्स भी होते हैं। ठीक है ना। वैसे तो मोस्टली वन पेयर ऑफ विंग्स ही होता है, लेकिन कईयों में 2 पेयर्स भी होते हैं। कंपाउंड आइज होती है, मतलब कि जो इनकी आइज होती है ना उसमें टाइनी छोटे छोटे जो लेंसेज बने होते हैं, जो कि इसको वाइड विजन देते हैं, काफ़ी सारा विजन देते हैं। छोटे छोटे जो इसमें लेंसेज होते हैं उसको कंपाउंड आइज बोलते हैं। स्पाइरेकल्स होते हैं, मतलब कि स्मॉल ओपनिंग्स होती है ब्रीदिंग के लिए। जो उनका ट्रैकियल सिस्टम होता है उसमें जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है जहाँ से ये ब्रीद करते हैं। ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल बॉडी होती है, मतलब अगर उसको हम 2 पार्ट्स में अगर आप करोगे तो वो दोनों सिमेट्री होंगे इसके पार्ट्स जो है एक दूसरे के। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें, मतलब कि जो है इसमें डेवलपमेंट के लिए जो है डिफरेंट स्टेजेस है जो है वो पास होता है। ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिस में अडल्ट एज में पहुँचने के लिए, जैसे कि एग होता है, फिर वो एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से जो है अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। उसी तरीके से निम्फ एग होता है, फिर वहाँ से निम्फ बनता है और फिर अडल्ट बनता है। ये ग्रास हॉपर में ऐसे होता है। ठीक है। एग, निम्फ, अडल्ट। और अगर हम बटरफ्लाइज की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है डिफरेंट स्टेजेस जो होती है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस से जो है वो गुजरते हैं ये। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इंसेक्ट्स के देख लें तो इसमें फ्लाइज आ जाती हैं, बीज आ जाते हैं और बटरफ्लाइज आ जाती हैं। ये एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स के। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अनदर ऑप्शन जो हमारे पास रेप्टाइल्स था, अब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनको कि एक्टोथर्मिक भी कहते हैं। एक्टोथर्मिक मतलब कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड इसलिए इनको बोला जाता है। एयर ब्रीदिंग जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके लंग्स होते हैं और बैकबोन होती है। ठीक है। एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स, बैकबोन भी इनमें होती है और लंग्स भी होते हैं। ठीक है। ड्राई स्केली स्किन होती है इनकी जो कवर करती है। कैरेटिनाइज स्केल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए और मॉइस्चर रिटेंशन के लिए। काफ़ी हार्ड स्केल, काफ़ी हार्ड होती है इनकी ना
जो स्केल जो होते हैं स्किन के ऊपर की जो कवरिंग होती है कैराटिन की बनी होती है और जो प्रोटेक्ट करती है और मॉइस्चर को बॉडी में जो इनके मॉइस्चर को रिटेन रखती है ये, ठीक है। एग लेइंग होते हैं, मोस्टली जो है एग ले करते हैं, ठीक है। हार्ड शेल होती है इनके एग्स की, ठीक है ना। और जो इनका हर्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर इनका होता है वो 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है इसमें रेप्टाइल्स में, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है इसमें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम्पल दीजिए कौन सा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, तो वो हो जाता है यूनिक कैरेक्टर है ये क्रोकोडाइल्स का। वैसे तो ये रेप्टाइल्स है, लेकिन इनका जो हर्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का, ठीक है ना। तो ये एक तरह की एडेप्टेशन भी शो कर रहा है कि कैसे कैसे जो है लाइफ जो है वो जो है अर्थ पे जो है इवॉल्व होती है 3 चैम्बर से 4 चैम्बर के बीच में कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, रिप्रोडक्शन के लिए टिपिकली जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होती है। और एग्जांपल अगर हम देख ले रेप्टाइल्स के, तो एग्जांपल में आ जाते हैं स्नेक्स आ जाते हैं, लिजर्ड्स आ जाते हैं, टर्टल्स आ जाते हैं और क्रोकोडाइल्स, ये सारे रेप्टाइल्स ही हैं, ठीक है ना। जो मतलब कि थोड़ी देर जो है वो लैंड पर भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं, ठीक है। लैंड वाटर दोनों में ये रह लेते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक का अगर हम देखें तो बर्ड्स का, तो बर्ड जो है वार्म ब्लडेड होते हैं, एंडोथर्मिक मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को लाइक एनिमल मैमल्स की तरह। फीदर्स होते हैं इनमें, यूनिक है जो सिर्फ बर्ड्स में ही होते हैं, ठीक है ना। फ्लाइट के लिए, इंसुलेशन के और डिस्प्ले के लिए यूज़ किए जाते हैं। विंग्स होते हैं इनमें, ठीक है, जो कि फ्लाइट्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ इसमें फ्लाइटलेस भी होती है, लेकिन उनके विंग्स होते हैं, ठीक है। बीक होती है विद नो टीथ, इनके दांत नहीं होते, इनके चोंच होती है जो कि फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट इनके टीथ नहीं होते। हार्ड शेल्ड एग्स होते हैं इनके, जो कि लैंड पर और कई बार नेस्ट में ट्री के ऊपर भी देते हैं। लाइट वेटेड इनका जो स्केल्टन होता है, मतलब जो इनकी बोन्स होती है वो हॉलो होती है, खाली होती है अंदर से, ठीक है, ताकि इनकी बॉडी जो है वो लाइट रहे और वो ईजिली जो है उड़ सके, ठीक है। 4 चैम्बर्ड होता है इनका एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए, ठीक है ना। हाई मेटाबॉलिक रेट रहता है, जो कि इनकी हाई एनर्जी डिमांड है, जो कि फ्लाइट के दौरान जो इनको एक्टिव रखता है, ठीक है। हाई मेटाबॉलिक रेट रहता है। गिजर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। गिजर्ड मतलब कि इनका जो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं वो ग्राइंड करते हैं फूड को, क्योंकि इनके पास जो टीथ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो इनके मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं वो ही जो ये फूड खाते हैं ना, उसी को ही जो है ये वो मसल्स जो होती हैं वही उसको ग्राइंड करती है, तो इस प्रोसेस को गिजार्ड कहते हैं, गिजार्ड, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं बर्ड्स के, तो इसमें ऑस्ट्रिच आ जाता है, लार्ज है ये, लार्जेस्ट बर्ड है ये और फ्लाइटलेस बर्ड है और यूज़ करता है विंग्स को बैलेंस के लिए। बड़े बड़े विंग्स होते हैं ऑस्ट्रिच के, ठीक है। लार्जेस्ट एग लेइंग जो है ये बर्ड है, बहुत बड़ा एग होता है इसका, ठीक है, ऑस्ट्रिच का। और काफ़ी बड़े विंग्स होते हैं जो जिससे कि अपने आप को बैलेंस करता है। हमिंग बर्ड है, टाइनी बर्ड होता है विद रैपिड मेटाबॉलिज्म, कैपेबल होता है हॉवरिंग के लिए, मतलब ये काफ़ी देर तक जो है ऊपर हवा में रह सकता है, ये हॉवरिंग कर सकता है ये, ठीक है ना। ऊपर उड़ता रहेगा, रुक लेगा काफ़ी टाइम तक, ठीक है। छोटा सा टाइनी बर्ड होता है, रैपिड मेटाबॉलिज्म जो है इसमें होता है। नाउ फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर जो है इसमें अब आपको पता लग ही गया होगा कि विच वेल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एनिमल, ठीक है। तो वेल बिलोंग्स करती है मैमल कैटेगरी को, ठीक है, मैमल में आ जाते हैं वेल्स। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इंटेंसिटी, ठीक है। तो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ मोनोग्राफ, ऑप्शन बी इज़ गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी इज़ सिस्मोग्राफ एंड ऑप्शन डी इज़ हाइड्रोग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक एक जो है ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? अगर मोनोग्राफ की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की थीसिस होती है, स्कॉलरली वर्क होता है जो किसी सिंगल वेल डिफाइंड टॉपिक पर किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि कोई थीसिस होती है ना, कोई जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो हमें जो है जो है वो कोई टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और उसमें जो भी हमारी फाइंडिंग रहती है, ठीक है ना, और रिसर्च पेपर्स एनालिसिस जो भी होती है उसको जो है हम उसमें लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है मोनोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। उसको पब्लिश किया जाता है एक बुक की तरह भी और एक एक्सटेंड पेपर भी हो सकता है वो, ठीक है ना। रिसर्च पेपर जिसको बोलते हैं वो एक तरह का रिसर्च पेपर भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये उसको जो है मोनोग्राफ बोलते हैं ये, ठीक है। नाउ अनदर एन एग्जाम्पल इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये एक तरह का सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए। स्मॉल जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं सर्किट्स में, उनको जो है ये मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है मोशन फ्रॉम सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है?
मतलब अर्थ के इंटरनल अगर कोई भी जो है वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको सिस्मिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ के अंदर मूवमेंट होने से क्या होता है, अगर अर्थ के अंदर जो है मूवमेंट हो रहा है और धरती हिल रही है कुछ है, तो उस अर्थक्वेक ही उसको माना जाता है, तो ठीक है ना। तो इसमें जो है मेजर किया जाता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, लोकेशन को, कि कहाँ पर जो है ये ओरिजिन हुआ है इसका, और कितने टाइम जो है ये इसकी जो है ड्यूरेशन रही, ठीक है। ये किस में मेजर किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ में मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो है अर्थ में और क्या मूवमेंट होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, उसको भी जो है हम सिस्मोग्राफ से जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो है अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको जो है वो स्टडी करने में जो है हमारी हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइड्रोग्राफ की अगर हम बात करें, अनदर ऑप्शन जो दिया गया हाइड्रोग्राफ, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, ग्राफ का मतलब होता है प्लॉट करना कोई भी लाइन, ठीक है ना। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफ में क्या होता है, तो एक तरह का ग्राफ होता है जिसमें कि रेट ऑफ फ्लो अगेंस्ट टाइम जो है वो इसमें जो है वो नोट किया जाता है, ठीक है, मेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट या रिवर होती है, स्ट्रीम होती है, ठीक है ना, उसका जो है फ्लो जो है वो ट्रैक किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इससे जो है हमें हेल्प मिलती है फ्लड फोरकास्टिंग में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, और हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करने में जो है हमें हाइड्रोग्राफ की हेल्प से जो है वो मदद मिलती है स्टडी करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर अब आप गैस कर सकते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इंटेंसिटी, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज वेयर डिड महात्मा गांधी बिगिंस द हिस्टोरिक दांडी मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है वो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है बार बार बनता है दांडी मार्च के रिगार्डिंग, ठीक है। कब कब स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, कितने लोग थे, कितनी दूरी इसमें तय की गई थी, ठीक है। तो इस बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी एग्जाम में तो उसमें जो है ये पूछा गया है कि वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था दांडी मार्च, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए, दांडी से शुरू किया गया था, चंपारण से शुरू किया गया था, चौरी चौरा से किया गया था, या साबरमती आश्रम से किया गया था, साबरमती आश्रम से। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम दांडी मार्च की बात करें हम, तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, जिसको कि लीड किया था महात्मा गांधी जी ने, और उनके साथ जो है 80 सत्याग्रही थे, ठीक है। और जो उन्होंने रूट जो फॉलो किया था उसमें ये स्टार्ट हुए थे जो ये मार्च, ये साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, और वहाँ से ये गए थे दांडी, जो कि एक कोस्टल विलेज है गुजरात में, ठीक है। तो इस दौरान जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो 390 किलोमीटर और इन अदर वे 240 माइल जो है वो ऑन फुट जो है इनके द्वारा तय की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पर हमारा जो है आंसर हमें मिल गया कि जो है वो दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, और ये जो है दांडी जो है कोस्टल विलेज है गुजरात में, वहाँ तक ये इन्होंने 240 माइल्स और 390 किलोमीटर जो है वो पूरी डिस्टेंस जो है वो कवर की थी। कितने लोग थे गांधी जी के साथ, 80 लोग थे टोटल इसमें, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, another option is चंपारण सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये जो है ईयर 1917 में जो है ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में, ठीक है। इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया गया फर्स्ट सत्याग्रह था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। इसमें जो है प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के तहत, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स उस टाइम जो है इंडिगो की प्लांटेशन करवाई जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो उसी के अगेंस्ट जो है चंपारण बिहार में भी जो है वो जो है 3 कथिया सिस्टम जो चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि आपको कुछ भी हो जो है आपको जो है यहाँ पे इतने अपने लैंड है जो उसके इतने एरिया पे जो है वो आपको इंडिगो प्लांटेशन जो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंडिगो जो उस टाइम प्लांटेशन होती थी, इससे जो है वो ज़मीन पर जब एक बार इंडिगो उगा दिया जाता था वो ज़मीन जो है किसी दूसरे काम के लिए वो उपयोगी नहीं रहती थी। इससे जो है वो बेचारे जो उस टाइम जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, ठीक है। एक तो उनको जो है ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो जो है वो प्लांटेशन करवाई जा रही थी, और दूसरी जो उससे उनकी ज़मीन भी जो है ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने जब महात्मा गांधी से जो इसके अगेंस्ट जो है वो उनका साथ देने की बात की थी, उसी के चलते जो है ये चंपारण सत्याग्रह जो है चलाया गया था 1917 में, ठीक है।
चौरी चौरा इंसिडेंट अगर हम देखें तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, जो कि प्रेजेंट उत्तर प्रदेश है, उस टाइम उसको यूनाइटेड प्रोविंस जो है ब्रिटिश इंडिया में कहा जाता था, ठीक है ना। ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ था। और इसमें जो प्रोटेस्टर्स थे ना, उन्होंने जो चौरी चौरा में जो एक पुलिस स्टेशन था उसको ही आग लगा दी थी, जिससे कि वहाँ पे जो पुलिस जो कर्मी थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में वो जल गए थे, ठीक है, जल गए थे। उस इंसिडेंट्स के बाद जो है महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गए थे, और उन्होंने जो है वो फरवरी में अप्रॉक्सीमेट 21 फ़रवरी या 22 फ़रवरी के आसपास 1922 में उन्होंने जो है अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वापस भी ले लिया था इस घटना से जो है दुखी होकर, ठीक है फ्रेंड्स। स्लाइड मूव कर रही है, सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं साबरमती आश्रम। तो फ्रेंड जो साबरमती आश्रम है इसको जो है फाउंड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1915 में। ओरिजिनली जो इसका नाम था वो सत्याग्रह आश्रम था, ठीक है, और इसकी जो पहले लोकेशन थी वो थी कोचारब अहमदाबाद में, ठीक है। लेकिन 1917 में जो है इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था साबरमती रिवर के किनारे, ठीक है, और वहाँ पर जो है इसका नाम रख दिया गया था साबरमती आश्रम। जो ये साबरमती आश्रम था ये महात्मा गांधी जी का जो है रेजिडेंस रहा था, जहाँ से कि उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिटिकल जो है और सोशल रिफॉर्म्स जो मूवमेंट यहाँ से इन्होंने चलाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सॉरी, वेरी वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारे पास आंसर आ जाता है, वेयर डिड महात्मा गांधी बिगिन द हिस्टोरिक दांडी मार्च, तो इसका आंसर है साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम से जो है इन्होंने अपना जो है ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था। नाउ फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इज साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। फ्रेंड्स ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि कोई भी प्लेयर अगर वो न्यूज़ में है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइना नेहवाल की बात की गई है यहाँ पे, तो अभी हम डिस्कस करते हैं और आपको इसी में आपको आंसर मिल जाएगा कि ये साइना नेहवाल से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों बना है, ठीक है। एक एक गेम को हम इसमें देखेंगे। बैडमिंटन से रिलेटेड है ये, स्विमिंग से रिलेटेड है, टेनिस से या खो खो से। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया कौन है। प्रकाश पादुकोण जी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने कि ऑल इंग्लैंड ओपन को जीता था, और ये जो है इंडिया को इंस्पायर जो है पायोनियर रहे थे इंस्पायर करने में फ्यूचर जनरेशन को। ओलंपिक मेडलिस्ट अगर हम इंडिया की देखें तो उसमें पीवी संधू आ जाती हैं जो कि सिल्वर मेडलिस्ट है रियो 2016 की, ठीक है ना, और जो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 की, ठीक है ना, पीवी संधू। उसके बाद साइना नेहवाल आ जाती है जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी लंदन 2012 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल गया कि 2012 में जो है लंदन ओलंपिक चला था जिसमें साइना नेहवाल ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 2012 पटवारी एग्जाम से लिया गया है। तो इसी से जो है 2 क्वेश्चन जो है लंदन ओलंपिक से बन गए। एक तो कि लंदन 2012 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था, ये बना था करंट से, और जो नेक्स्ट था कि साइना नेहवाल जो है कौन से जो है वो खेल से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिलेट होते हैं करंट से, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रही जो कि वर्ल्ड नंबर 1 पे जो पहुंची थी। कॉन्टेम्प्रेरी स्टार में अगर हम देख लेते हैं किदाम्बी श्रीकांत जो कि फर्स्ट इंडियन मेल थी टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है, इन सिंगल्स में। लक्ष्य सेन राइजिंग स्टार हैं, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल मैच जीते हैं। HS प्रणय है, ठीक है ना, जो कंसिस्टेंट अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं। डबल्स अगर डोमिनेंस में देख लें तो सात्विक केसाई राज और रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो है ये मेंस डबल के जो है पेयर है हमारे, ठीक है ना। इंडियन स्विमर्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो स्विमिंग जो है हमारे पास ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं हमारे इंडियन स्विमर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास सज्जन प्रकाश जो कि फर्स्ट इंडियन स्विमर थे टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक, ठीक है ना। और श्रीहर नटराज जो है बैक स्ट्रोक स्पेशलिस्ट है, रिप्रेजेंट किया था इंडिया को टोक्यो ओलंपिक में। विरधावल खड़े थे जिन्होंने कि जो कि जाने जाते स्प्रिंट फ्री स्टाइल इवेंट के लिए एशियन गेम में, ठीक है ना। शिखा टंडन फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए, मल्टीपल नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। हिस्टोरिकल आइकन जो अगर हम देखें तो उसमें आरती साहा जाती है, फर्स्ट इंडियन और एशियन भी है जिन्होंने कि क्या किया था, इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था 1959 में, ठीक है, स्विमिंग करके। बुल्ला चौधरी जो थे फेमस थे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग के लिए, ठीक है ना, और जो है अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट भी ये रह चुके हैं। और जो है कुटराले स्वर्ण
कुटरालेश्वरन जो है यंगेस्ट अर्जुन अवॉर्डी रहे हैं जिन्होंने कि स्विम किया अक्रॉस 7 सीज़ को एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने लगभग 7 जो सीज़ थे उनको क्रॉस किया। ठीक है, अब टेनिस स्टार देख लेते हैं इंडिया के। तो इसमें कि इंडियन टेनिस सुपरस्टार में आ जाते हैं लिएंडर पेस आ जाते हैं हमारे, ठीक है, सानिया मिर्जा आ जाती हैं, रोहन बोपन्ना आ जाते हैं और महेश भूपति जी आ जाते हैं, ठीक है ना। लिएंडर पेस मोस्ट डेकोरेटेड टेनिस प्लेयर रहे हैं जिन्होंने मल्टीपल ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है 1996 में। साइना नेहवाल जो है ये जो है ग्रैंड स्लैम विनर रही है डबल्स में, मिक्स में, और फॉर्मर जो है नंबर 1 इन वुमेन डबल्स में भी ये रह चुकी हैं। और रोहन बोपन्ना जो है रिनोड डबल स्पेशलिस्ट रहे हैं, ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल चैंपियन रहे हैं, जो कि पावरफुल जो है प्लेयर रहे हैं इंडियन के टेनिस के, ठीक है। महेश भूपति फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जो टाइटल जीता था सक्सेसफुली डबल कैरियर में विद मल्टीपल मेजर विन्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारे टेनिस के प्लेयर्स आ जाते हैं। खो खो की अगर हम बात करें, खो खो भी हमारे पास ऑप्शन में दिया था, ठीक है ना। तो खो खो में भी अगर हम फीमेल वुमेन प्लेयर्स की अगर देखें हम तो सारिका खले, ठीक है, नसरीन शेख, प्रियंका इंगाले, ठीक है। मेंस प्लेयर में आप आदित्य गनपुले, प्रतीक वायकर और मेघई माझी जी, ठीक है ना। अदर प्लेयर अगर हम देखें तो उसमें रामजी कश्यप, अश्विनी शिंदे, प्रवीण कुमार और सतीश राय, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इन सभी जो प्लेयर्स हैं इनके नाम जो है वो याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा प्लेयर जो है वो न्यूज़ में चला है, कौन सा स्पोर्ट्स या न्यूज़ में चला है, उससे रिलेटेड कोई भी प्लेयर है या कोई भी स्पोर्ट्स गेम है उससे रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने फिर भी आपको जो है आइडिया दे दिया, क्योंकि एक बार अगर नाम सुने हो तो अगर हम कभी भी न्यूज़ में उनको सुनेंगे तो फिर वो हमें रिटेन करने ईजी रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर जो है यहाँ से आपको पता लग ही गया होगा कि साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स हमने भले ही इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, बट आई थिंक इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको जो है मेरा आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए सेशन लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ जितना आप मेरे सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब या शेयर करेंगे उतना ही जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।